हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकोल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 20 नवंबर 2024 वेडनेसडे यानी बुधवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर सेशन पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि हमारी जो सी सेट लाइव क्लासेस का बैच है, अगर आप चाहें तो इसमें अभी भी एनरोल कर सकते हैं। इसमें कुछ सीट्स जो हैं वो अभी बाकी हैं। ये बैच आपको सिर्फ 999 में प्रोवाइड कराया जा रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप इसकी जो अदर डिटेल्स हैं वो चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है इस कोर्स को लेकर, तो यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप का नंबर है 9150449990। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, दे विल बी रिजॉल्व्ड। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देख रहे हैं और आपको अगर किसी भी तरीके की हेल्प या मदद मिल रही है, कुछ नया अगर आप लोग सीख रहे हैं, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। कोई आपसे बहुत बड़े अमाउंट की हम लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं। सभी लोग आगे आएँ और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। जितने लायक आपको ये कंटेंट लगता है, जितने वर्थ का आपको ये कंटेंट लगता है, उस हिसाब से आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट इससे ये फ़ायदा होगा कि थोड़ा सा हमारी भी हेल्प होगी फाइनेंशियली, और लॉन्ग टर्म बेनिफिट इसका आप लोगों को मिलेगा कि ये सेशंस यूट्यूब पर इसी तरीके से लंबे समय तक चल पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस रिक्वेस्ट को इग्नोर या नज़रअंदाज नहीं करेंगे। अब हम लोग जो है वो आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज क्या क्या आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। तो ये आज का न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज है और इसमें बात की जा रही है इलेक्शंस टुडे। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखिएगा कि आप में से जो भी लोग महाराष्ट्र के हैं और अगर आप लोग अपने कंस्टिट्यूंसी में हैं, तो आज वोट ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों के वहाँ महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में आज वोटिंग है, तो आज वोट ज़रूर दीजिएगा। और झारखंड के भी कुछ एरियाज़ में जो है आज वोटिंग है। टोटल 81 सीट्स हैं वहाँ पर, उसमें से 38 सीट्स के ऊपर आज वोटिंग है। अगर आप उस एरिया को बिलोंग करते हैं और वहाँ पर अगर आप लोग अवेलेबल हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर घर से बाहर निकलें और वोट ज़रूर दें। अच्छा, यहाँ पर लिखा गया है कि बीजेपी जनरल सेक्रेटरी तावड़े बुक्ड आफ्टर कैश फाउंड इन होटल रूम। अब यहाँ पर जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं विनोद तावड़े, वो महाराष्ट्र के एक होटल में रुके हुए थे और वहाँ पर कैश पाया गया है। ठीक है, और जब कैश पाया गया है तो उनको लेकर यहाँ पर एफआईआर जो है वो की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विपक्ष है उसका यही कहना है कि यहाँ पर वोटर्स को पैसे बांटे जा रहे हैं, वोटर्स को शराब बांटी जा रही है। ठीक है, बीजेपी की तरफ से, और यहाँ पर एफआईआर इनके खिलाफ हो गई है। ठीक है, अच्छा हमारे देश में जो वोटर्स हैं, ठीक है, जो वोटर्स हैं, वोटर्स मतलब जो वोट देते हैं, आप और हम, हमारी जो जिसको कहते हैं ना वैल्यू, जिसको कहते हैं कीमत, वो बहुत कम है। ठीक है, कम इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा कि कई सारी जगहों पर, जैसे अब ये घटना तो सामने आ गई है, बट कई सारी जगहों पर इस तरीके की जो घटनाएं हैं, जो इश्यूज हैं, वो सामने नहीं आते। ठीक है, और कई सारी जगहों पर ऐसा देखा जाता है कि जब बेसिकली इलेक्शन का समय चल रहा होता है, तो कई सारी गाड़ियां पकड़ी जाती हैं जिनमें भर भर के लिकर होता है ना। कई सारे ऐसे गाड़ियां पकड़ी जाती हैं जिनमें कैश होता है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हमारे देश में जो वोटर्स हैं ना, वो अपनी वैल्यू को नहीं समझते। ठीक है, उनकी वैल्यू है वैसे बहुत ज़्यादा, बट इस मामले में देखें तो बहुत कम है। ठीक है, चंद पैसों के दम पे या चंद थोड़ा सा लिकर उनको मिल जाए, शराब मिल जाए, तो उसके दम पर वो जाके वोट कराते हैं। ठीक है, जिस भी पार्टी ने या जिस भी प्रत्याशी ने, जिस भी कैंडिडेट ने उनको ये चीज़ें दी हो, वो उसी को वोट कराते हैं। ठीक है, बट द वोटर्स हैव टू रियलाइज, हैव टू अंडरस्टैंड देयर वैल्यूज़। ठीक है, कि उनकी जो कीमत है, उनकी जो वैल्यू है, वो एक राष्ट्र की या एक राज्य की सरकार बनाने में उनका कितना बड़ा योगदान है,
उनके एक एक वोट से सरकार बनती है और एक एक वोट से सरकार जो है वो गिरती है, बदलती है। बट इस बात को लोग, ये जो वोटर्स हैं, वोटर्स मतलब मैं फिर से कहूँगा कि आम जन, आप और हम इस बात को समझते नहीं हैं। ठीक है, हमारी वैल्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, बट हम अपनी वैल्यू को समझते नहीं हैं। इशू ये है। ठीक है, तो इसको लेकर, और ख़ासकर ये चीज़ उन लोगों के बीच में ज़्यादा होती है जो लोग थोड़ा सा कम पढ़े लिखे हैं। ठीक है, अब समस्या ये भी है कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो तो वोट देने ही नहीं जा रहे, है ना। आपने एक टर्म सुना होगा जो इलेक्शन कमीशन भी बहुत बार यूज़ करता है, दैट इज़ अर्बन एपैथी। अर्बन एपैथी का मतलब ये है कि जो शहर में रहने वाले लोग हैं, है ना, जो ज़्यादा मतलब लिटरेट हैं या जो ज़्यादा एक तरीके से आप कह सकते हैं एम्प्लॉयड हैं, वो तो वोट देने जाते ही नहीं है। वोट देने कौन जाता है? जो गरीब आदमी है, जो गांव का आदमी है, वो वोट देने जा रहा है ज़्यादा। और उन लोगों के साथ इस तरीके की घटनाएं होती हैं। ठीक है, इस तरीके की मतलब वही पैसा बांटना, शराब बांटना, इस तरीके की घटनाएं होती हैं। तो आप ये समझिए कि हमारा जो पूरा का पूरा इलेक्शन सिस्टम है, ठीक है, उसमें वोटर को अवेयर करना, वोटर को जागरूक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ासकर ऐसे वोटर्स को जो थोड़ा सा कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, या आप कह सकते हैं थोड़ा सा पुअर कम्युनिटी से, पुअर सोसाइटी से आते हैं, जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, उनको अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उनको अपनी जो वैल्यू है, जो कीमत है, वो समझाना बहुत ज़रूरी है कि भाई एक बोतल शराब या चंद रुपयों के दम पे आपका वोट जो खरीद लिया जा रहा है, उस बात को समझिए। आपका जो वोट है वो अमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन चंद पैसों के दम पे, थोड़ी सी शराब के दम पे आपका वोट खरीदा जा रहा है। तो उन लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना ज़रूरी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जब, मतलब अभी तो खैर ठीक है, आप लोग अपने पढ़ाई वगैरह में बिज़ी हैं, बट इन द फ्यूचर जब आप लोग जो है वो मतलब सिविल सर्वेंट अगर बनते हैं, तो उसके बाद ट्राई ट्राई एटलीस्ट ट्राई, कोशिश कीजिए कि जहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग हो, ठीक है, अगर आप हाई मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाते हैं या जिस भी पुलिस सर्विस में जाते हैं या जिस भी सर्विस में जाते हैं, तो आपके पास इतनी कैपेसिटी और इतना मैन पावर होगा कि आप एटलीस्ट लोगों को थोड़ा सा अवेयर कर सकें, और कोशिश कीजिएगा करने की। ठीक है, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे स्तर पर ही जब चीज़ें होंगी तो ही मतलब इसका बड़ा इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, हर आदमी एक आदमी को सिखाए, एक आदमी दूसरे को सिखाए, दूसरा आदमी तीसरे को सिखाए, है ना, या जागरूक करे, कहना का मतलब ये है, तो उसी से फ़ायदा होगा। ठीक है, अदरवाइज़ आप ये समझिए कि जो कोर एसेंस है डेमोक्रेसी का, है ना, लोकतंत्र का जो कोर एसेंस है वो बर्बाद हो रहा है ना। चंद रुपयों, चंद शराब के बदले अगर आपका वोट खरीदा जा रहा है, तो एक तरीके से आप ये समझिए कि लोकतंत्र को खरीदा जा रहा है ना। लोगों की आवाज़ खरीदी जा रही है, लोकतंत्र खरीदा जा रहा है। तो लोकतंत्र को बिकने नहीं देना है, इसके लिए आप सभी को काम करना होगा। ठीक है, हम अपने स्तर से जितना कर सकते हैं, वी आर ट्राइंग। हम आपको चीज़ें बता रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में आप लोग जाके जब ऑफिसर्स बनेंगे तो यू मस्ट डू इट। ठीक है, यू मस्ट डू इट, ये आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अपनी जो आप ऑफिशियल ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपका ये भी एक नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इस तरीके की चीज़ों को लेकर लोगों को अवेयर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बात इस बारे में ज़्यादा हो गई, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि जयशंकर और वांग, वांग बेसिकली कौन है? ये चाइना के जो वो हैं फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, तो इनकी मुलाकात यहाँ पर हुई है और ये
आगे के स्टेप्स को लेकर बात कर रहे हैं कि मानसरोवर यात्रा को रिज्यूम करने को लेकर और डायरेक्ट फ़्लाइट्स को रिज्यूम करने को लेकर। अभी आपको पता होगा कि इंडिया और चाइना के बीच में जो डायरेक्ट फ़्लाइट्स है वो नहीं चलती हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो इमेज दी गई है ये बेसिकली G20 की इमेज है, जिसमें आपको सभी प्रोमिनेंट लीडर्स दिखाई दे रहे हैं, है ना, G20 देशों के। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और बीच में एक आर्टिकल है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको एक ये इमेज दिख रही है, ठीक है, दिख रही है। ये बेसिकली इमेज किस चीज़ की है? राष्ट्रपति भवन और जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक हैं उसकी। अब ये बिल्कुल लाइट से जगमगा रहे हैं। ओकेजन क्या है कि आज यानी कि 20 नवंबर को जो है वो वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, ठीक है। विश्व बाल दिवस आज मनाया जाता है 20 नवंबर को। वैसे तो हम लोग जो नॉर्मल हमारे देश में चिल्ड्रंस डे मनाते हैं वो कब होता है, बाल दिवस कब होता है? 14 नवंबर को, है ना, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जो जन्मदिन है उस दिन। लेकिन वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे जो है वो 20 नवंबर को मनाया जाता है। तो मेरा आप लोगों से यहाँ पर ये सवाल है कि आप लोगों को पता है तो इट इज़ वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि वाई दिस वर्ल्ड्स चिल्ड्रंस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 20th नवंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आर्टिकल मैं आप लोगों को पढ़ने के लिए दूंगा। अच्छा, पहले इस वाले आर्टिकल की बात करें तो यहाँ पर जो G20 की मीटिंग चल रही है उसके साइडलाइंस में इंडिया और इटली ने यह अनाउंस किया है 5 साल का एक्शन प्लान, ठीक है, जिसमें डिफेंस की बात है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात है, कनेक्टिविटी की बात है, स्पेस की बात है, साइंस की बात है, माइग्रेशन मोबिलिटी की बात है, एनर्जी ट्रांजिशन की बात है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, इनकी मुलाकात हुई है G20 में, ठीक है। तो G20 के साइडलाइंस में इनकी बातचीत हुई है और इस तरीके का यहाँ पर एक एक्शन प्लान 5 साल का अनाउंस किया गया। तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। इसके बाद मैं आपको एक आर्टिकल जो है वो पढ़ने के लिए दूंगा फ्रॉम दी एडिटोरियल पेज, दैट इज़ दी AQI वी चूज़, ठीक है। गुफरान बेग का आर्टिकल है जो काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स इस तरीके के खासकर पॉल्यूशन वगैरह के इश्यूज़ को लेकर लिखते रहते हैं। तो यहाँ पर भी इन्होंने वही आर्टिकल लिखा है कि एयर पॉल्यूशन को अगर की जो इमरजेंसी है उसको अगर रिजॉल्व करना है तो साइंटिफिक अप्रोच की ज़रूरत है और लेट्स बिगिन विद ट्रांसपेरेंसी। क्योंकि यहाँ पर इनका ये कहना है कि सरकार जो AQI के डेटा जारी कर रही है वो 400, 450, 500 के नीचे नीचे रह रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जब हम अपने तरीके से, अपने साइंटिफिक तरीके से अगर हम AQI कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 1000-1500 के आसपास है। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो चीज़ों में दिखानी होगी। और क्या क्या बातें इन्होंने कही है, एक बार इस आर्टिकल को आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ और ख़ास नहीं है। और इसके बाद एक्सप्लेन पेज पर 2 आर्टिकल्स की बात करेंगे। एक है ATACMS। ATACMS जो US मिसाइल्स हैं जिसको यूक्रेन फायर कर रहा है रशिया के ऊपर, ये क्या है इसके बारे में बात की जाएगी। और एक चाइना के एमिशंस को लेकर आज बात की जाएगी, ठीक है। डिटेल में बात की जाएगी चाइना के एमिशंस को लेकर कि चाइना का जो एमिशंस हैं वो कितना ज़्यादा है और अगर वो इसको कब करता है तो इसके क्या फ़ायदे या क्या नुकसान होंगे पूरी दुनिया के ऊपर, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे आज के 3 आर्टिकल हैं जिनके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। लेकिन इन आर्टिकल्स पर चलने से पहले मैं एक बार आप लोगों से ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग प्रीलिम्स 2025 मतलब UPSC 2025 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स इज़ द फर्स्ट स्टेप और द फर्स्ट हर्डल विच यू हैव टू क्रॉस, है ना, पहली बाधा है जो आपको पार करनी होगी। तो उसके लिए आप लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं, तैयारी तो कर रहे हैं, बट उस तैयारी को एसेस करने का, है ना, वो प्रिपरेशन जो आप कर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं, आप उसमें क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन द पेपर, है ना। तो कितने क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर पा रहे हैं उस चीज़ को एसेस करने के लिए आप लोगों के पास इस तरीके की एक टेस्ट सीरीज़ जो है वो होनी चाहिए। तो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स और CSAT तीनों ही चीज़ों की टेस्ट सीरीज़ है। ओनली एट 849 रुपीज़, टोटल 91 टेस्ट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं इसमें। अगर आप सिर्फ
जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो ये आपको 699 में मिल जाएगी। सिर्फ जनरल स्टडीज़ की अगर हम बात करें तो ये आपको मिल जाती है ओनली एट 449 में। अगर सिर्फ करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ आप लेना चाहते हैं जिसमें आपको 16 महीने का करंट अफेयर्स जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक का जो करंट अफेयर्स है वो टेस्ट सीरीज़ के फॉर्म में मिलता है, तो दिस इज़ अवेलेबल ओनली एट 299। और अगर आप सिर्फ सी सेट की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो ये आपको मिल जाएगी ओनली एट 249 रुपीज़ में। ये सारे के सारे जितने भी टेस्ट सीरीज़ मैंने आपको बताई हैं ये सारी हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड हैं, वहाँ से जाके आप एनरोल कर सकते हैं। और किसी को भी लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो अगेन यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9150449990 इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और एक एक करके उन आर्टिकल्स को डिटेल में देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आर्टिकल दिया गया है दैट इज़ डिफेंस टू स्पेस, इंडिया एंड इटली अनाउंस 5 ईयर एक्शन प्लान। ठीक, देखो तो यहाँ पर लिखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनके काउंटर पार्ट यानी कि इटली की प्रधानमंत्री जो हैं जॉर्जिया मेलोनी, इन्होंने अनाउंस किया है 5 साल का स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान आउटलाइनिंग देयर विजन फॉर कोलैबोरेशन। किन किन एरियाज़ में कोलैबोरेशन की यहाँ पर बात की गई है? डिफेंस, ट्रेड, एनर्जी, स्पेस, इस तरीके के जो मुख्य सेक्टर्स हैं, जो की सेक्टर्स हैं, उनमें यहाँ पर कोलैबोरेशन की बात की गई है। ठीक है, दोनों लीडर्स ने यहाँ पर अनवील किया है जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 29 जब इनकी मुलाकात हुई है G20 समिट के साइडलाइंस में, जो चल रही है कहाँ पर? दैट इज़ इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील। ठीक है, अब यहाँ पर जो की पॉइंट्स हैं इस एक्शन प्लान के, डिफेंस को लेकर अगर हम बात करें तो डिफेंस को लेकर ये बोला गया है कि जॉइंट डिफेंस कंसल्टेटिव मीटिंग्स की जाएंगी, जॉइंट स्टाफ टॉक्स होगा ईयरली बेसिस पर, ताकि एक्सचेंजेस जो हैं वो एक्सचेंजेस ऑफ इंफॉर्मेशन को लेकर कोऑर्डिनेट किया जा सके, है ना, विजिट्स और ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ को लेकर कोऑर्डिनेट किया जा सके, उसको लेकर यहाँ पर ईयरली बेसिस पर जॉइंट स्टाफ टॉक्स जो हैं वो होंगी। इसके बाद लिखा गया है कि इंटरेक्शंस इन द फ्रेमवर्क ऑफ इटलीज ग्रोइंग इंटरेस्ट इन इंडो पैसिफिक रीजन, जो इटली का इंटरेस्ट है वो इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ रहा है, तो उसको लेकर कुछ इंटरेक्शंस यहाँ पर किए जाएंगे, है ना, जिसका एम रहेगा इंटरऑपरेबिलिटी और कोऑपरेशन को बढ़ाना। इसके बाद ऐसे नए अवसर खोजे जाएंगे, ऐसे नए एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर किया जाएगा जिसमें इन्हेंस्ड पार्टनरशिप होगी और डायलॉग होगा अमंग पब्लिक एंड प्राइवेट स्टेक होल्डर्स, और इसमें फोकस जो रहेगा दैट विल बी ऑन द टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन। इसके बाद इकोनॉमिक कोऑपरेशन की अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप को प्रमोट करना, टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स एंड म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, ऑल्सो इन ऑटोमोटिव, सेमीकंडक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस यहाँ पर किया जाएगा। इसके बाद कनेक्टिविटी को लेकर बात करें तो कनेक्टिविटी के केस में बताया गया है इन्हेंसिंग द कोलैबोरेशन इन मैरीटाइम एंड लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर और मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर में कोलैबोरेशन को बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है दैट इज़ IMEC जो है उसके फ्रेमवर्क में भी सपोर्ट किया जाएगा। इसके बाद साइंस एंड इनोवेशन को लेकर बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि एक्सपेंडिंग द कोऑपरेशन ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, जो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है उसमें कोऑपरेशन बढ़ाया जाएगा, सहयोग बढ़ाया जाएगा, और टेक्नोलॉजी वैल्यू चेन पार्टनरशिप्स जो हैं वो फोर्ज की जाएंगी। फोर्ज करने का मतलब है कि उसको भी बढ़ाया जाएगा इन बोथ कंट्रीज़, ऐसे सेक्टर्स में जैसे कि टेलीकॉम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटाइजेशन ऑफ सर्विसेज, इन सब में। स्पेस की बात करें तो ये कहा गया है कि जो इटालियन स्पेस एजेंसी है और जो इसरो है इनके बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाया जाएगा टू इंक्लूड प्रोजेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इन अर्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन में जो दोनों के कॉमन इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट्स होंगे वो इसमें इंक्लूडेड होंगे। हीलियोफिजिक्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन और एम्फोसिस जो है वो लूनर साइंस के ऊपर रहेगा। माइग्रेशन और मोबिलिटी की अगर बात करें तो लीगल माइग्रेशन चैनल्स को प्रमोट करने की बात की गई है इंडिया और इटली के बीच में, एज वेल एज फेयर एंड ट्रांसपेरेंट लेबर ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स। ठीक है, कि जो लेबर ट्रेनिंग होती है, जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स होते हैं वो भी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होंगे, उसकी बात की गई है। अ पायलट विल कवर ट्रेनिंग ऑफ द हेल्थ प्रोफेशनल्स इन इंडिया एंड देयर सब्सिक्वेंट एम्प्लॉयमेंट इन इटली। एक पायलट प्रोजेक्ट किया जाएगा जिसके तहत हेल्थ प्रोफेशनल्स को इंडिया में ट्रेन किया जाएगा और उसके बाद उनका रिक्रूटमेंट कहाँ पर होगा? इटली में। उसके बाद एनर्जी ट्रांजिशन की बात करें तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को और इंटरनेशनल सोलर अलायंस को स्ट्रेंथन करने की बात यहाँ पर
की गई है। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द की एरियाज़, और इन एरियाज़ में क्या क्या डिस्कशंस हुए हैं या क्या क्या इस एक्शन प्लान के की पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बेसिकली आप लोग बायलैटरल रिलेशंस में ही लेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस, दैट इज़ इंडिया एंड इटली के रिलेशंस में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर ATACMS द US मिसाइल्स यूक्रेन फायर्ड इनटू रशिया। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि यूक्रेन की मिलिट्री ने लॉन्ग रेंज अमेरिकन मेड मिसाइल्स, जिनको आर्मी टेक्टिकल मिसाइल सिस्टम या ATACMS कहा जाता है, इनका इस्तेमाल किया है टू स्ट्राइक इनटू रशिया फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, रशिया के ऊपर यूक्रेन ने हमला किया है अमेरिकी मिसाइल से। अब ये जो डेवलपमेंट है ये हुआ कैसे? ये जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं अभी जो बाइडेन, उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 दिन पहले अलाउ किया यूक्रेन को कि वो इन मिसाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और पहले बेसिकली जो यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट को लेकर वॉशिंगटन की पॉलिसी थी उसका ये एक सिग्निफिकेंट रिवर्सल देखने को मिल रहा है। क्योंकि पहले वो ये चाहते थे, या मतलब चाहते थे या नहीं जो भी है, बट इस तरीके की बात ग्लोबली कही जाती थी कि वॉर को ख़त्म होना चाहिए। बट अब उस चीज़ को ये एक तरीके से उस पॉलिसी का रिवर्सल दिख रहा है, क्योंकि ये खुद ही उनको हथियार दे रहे हैं। ठीक है, ATACMS मिसाइल्स होती क्या हैं? ये इसके कई सारे वेरिएंट्स होते हैं। ये लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है जिसमें वेरिंग अमाउंट्स ऑफ क्लस्टर बॉम्बलेट्स कैरी किए जा सकते हैं। अमेरिकन फोर्सेस जो हैं वो यूज़ कर रही हैं ऑलरेडी US सप्लाइड लॉन्ग रेंज ATACMS मिसाइल फॉर द फर्स्ट टाइम इन अक्टूबर 2023। पहली बार इन्होंने अक्टूबर 2023 में यूज़ की थी, और जब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का कहना था कि वेपन्स हैड प्रूवन देमसेल्व्स, कि ये जो वेपन्स हैं इन्होंने खुद को प्रूव किया है, मतलब ये अच्छी क्वालिटी के वेपन्स हैं। यूक्रेन लाइकली हैज़ व्हाट आर नोन एज M39A1 ब्लॉक IA ATACMS। ये गाइडेड हैं इन पार्ट बाय ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, और इनकी जो रेंज है वो 70 से 300 किलोमीटर तक की है। ठीक है, 300 बॉम्बलेट्स तक ये कैरी कर सकते हैं। M39 ब्लॉक 1 IA, इसको ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में भी यूज़ किया गया था अकॉर्डिंग टू द आर्मी डॉक्यूमेंट्स, और इनको US आर्सेनल में, मतलब US के मिलिट्री में इनको शामिल किया गया 1997 में। यूक्रेन के पास M57 ATACMS भी है, जो कि सिंगल 230 kg हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड्स कैरी कर सकता है टू 70 to 300 किलोमीटर रेंज। और M57 को पहली बार इस्तेमाल किया गया था 2004 में, और उसके बाद ये कई सारे कन्फ्लिक्ट में यूज़ किया गया है। अब वाई डिड US ऑथराइज देयर यूज़? अब US ने उनका यूज़ ऑथराइज क्यों किया है? द डिसीजन टू अलाउ यूक्रेन टू यूज़ द वेपन्स टू स्ट्राइक डीप विद इन रशिया कम्स 2 months बिफोर प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प टेक्स ऑफिस ऑन जनवरी 20। ठीक है, ये बेसिकली डेवलपमेंट हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपना पद संभालेंगे 20 जनवरी को, उससे लगभग 2 महीने पहले। कई महीनों तक जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, वो US से ये मांग कर रहे थे कि उनकी जो मिलिट्री है उसको अमेरिकन वेपन्स को यूज़ करने दिया जाए, ताकि वो रशियन मिलिट्री टारगेट्स को दूर से ही मार सकें। अब ये चेंज बेसिकली हुआ क्यों है? देखो, हुआ ये कि रशिया में डिप्लॉयमेंट हुआ है नॉर्थ कोरिया के ग्राउंड ट्रूप्स का। ठीक है, रशिया जो है, मतलब रशिया में नॉर्थ कोरिया के जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं वो लड़ रहे हैं। ठीक है, उसकी फोर्सेस को सप्लीमेंट करने के लिए, और इसी की वजह से जो है वो वॉशिंगटन और कीव दोनों जगह थोड़ा सा चिंता जो है वो महसूस की गई, और ये माना जा रहा है कि उसी रिस्पॉन्स में US ने अलाउ किया है कि इन वेपन्स का यूज़ किया जा सकता है। अब रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो US परमिशन के बाद यूक्रेन जो है वो अब टारगेट्स स्ट्राइक कर सकता है डीप इनसाइड रशिया, मतलब रशिया के काफ़ी अंदर के एरियाज़ में भी वो हमले कर सकता है। ठीक है, रशिया का जो कुर्स्क रीजन है वहाँ पर, है ना, जहाँ पर जो की फोर्सेस हैं स्टिल होल्ड स्वैथ्स ऑफ द टेरिटरी, यानी कि कुछ टेरिटरीज़ पर वहाँ की जो ये हैं की फोर्सेस, मतलब जो रशिया की फोर्सेस, ये सॉरी यूक्रेन की फोर्सेस हैं वो हैं, और जहाँ पर नॉर्थ कोरिया के जो ट्रूप्स हैं वो माना जा रहा है कि वो कंसंट्रेटेड है उस एरिया में, तो उस एरिया में भी यूक्रेन जो है वो हमला कर सकता है। अगस्त में यहाँ पर कुछ एनालिस्ट थे वॉशिंगटन बेस्ड इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर, उनका ये कहना था कि 100 ऑफ नॉन रशियन मिलिट्री ऑब्जेक्ट्स वर इन द रेंज ऑफ ATACMS, कि ATACMS की रेंज में कई सारे रशिया के मिलिट्री ऑब्जेक्ट जो हैं वो हैं।
तो इट इज़ लाइकली हाउएवर that some of the military assets, despite the logistical difficulties, have been moved deeper into Russia in anticipation of the US decision. तो ये हो सकता है कि US के इस फैसले के बाद रशिया ने अपने कुछ और जो मिलिट्री एसेट्स हैं उनको और दूर कर लिया हो, ठीक है, ताकि उसके ऊपर ये हमला ना कर पाए. बट आप ये बात को समझिए कि इस चीज़ से द कन्फ्लिक्ट इज़ ओनली गोइंग टू इंक्रीज. ठीक है, जो ये पूरा का पूरा कन्फ्लिक्ट है ये बढ़ेगा, जो वॉर है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, इससे कुछ कम नहीं होगा, है ना. ऑब्वियस सी बात है, आप समझते हैं ये चीज़. वॉर कम थोड़ी होगी इससे, वॉर तो बढ़ेगी ना. ये इसके ऊपर हमला करेंगे रशिया, फिर इनके ऊपर हमला करेगा, और रशिया तो आए दिन वैसे भी न्यूक्लियर हमले की धमकी देता रहता है. ठीक है, तो इससे ये चीज़ें बढ़ेंगी. दिस इज़ नॉट गोइंग टू इंक्रीज, मतलब दिस इज़ नॉट गोइंग टू सेटल द कन्फ्लिक्ट इन एनी वेज. अच्छा, यहाँ पर आप लोगों के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे एग्ज़ाम में कभी कभी, मतलब इतना ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, बट जैसे आपसे ये पूछ लिया गया कि ATA-CMS रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ व्हाट. ठीक है, आपको उसके नीचे कुछ ऑप्शंस दे दिए गए कि ये, मतलब जैसे एक तो यही हो गया कि अमेरिकन मिसाइल सिस्टम है ना, या फिर ये दे दिया गया कि ये स्पेस एक्स के एक रॉकेट का नाम है, या स्पेस एक्स के एक सैटेलाइट का नाम है जो स्पेस एक्स लॉन्च कर रहा है. ठीक है, या फिर ये कहा जा सकता है ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है. जैसे अभी हाइपरसोनिक मिसाइल हमने इंडिया के केस में डिस्कस की थी ना, तो उसमें लिखा जा सकता है कि इट इज़ एन हाइपरसोनिक मिसाइल. तो इस तरीके के ऑप्शंस आपको दिए जा सकते हैं. तो वहाँ पर आपको याद रखना है सिर्फ कि इट इज़ अमेरिकन मिसाइल सिस्टम. ठीक है, जिसको कहा जाता है टेक्टिकल, आर्मी टेक्टिकल मिसाइल सिस्टम. ये किसका है? अमेरिका का. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. इसको भी आप लोग इंटरनेशनल अफेयर्स की न्यूज़ है वहाँ पर ले सकते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस वन, दैट इज़ द चाइना एमिशंस पैराडॉक्स. अच्छा आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्या लिखा है. देखो, यहाँ पर लिखा है कि डिस्पाइट बीइंग द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, चाइना जो है उसको कंसिडर किया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा डेवलपिंग कंट्री, and is not mandated by the international climate change architecture to cut its greenhouse gas emissions in the short term. यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ही है. ठीक है, सबसे पहली अमेरिकी है, सबसे नंबर 1 पर अमेरिका की है, सेकंड नंबर पर चाइना की है. तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद चाइना जो है वो डेवलपिंग कंट्री है. ठीक है, यूनाइटेड नेशंस चाइना को डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में रखता है. और जो इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज आर्किटेक्चर हैं उसके तरफ से भी, बिकॉज इट्स अ डेवलपिंग कंट्री, तो इसको कोई मैंडेटरी नहीं है कि इसको अपने ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस जो हैं वो कम करने हैं, जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को करने होते हैं. हालांकि चाइना जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा एमिटर है. ठीक है, 15 सालों में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा एमिटर रहा है, और आज के डेट में जो एनुअल ग्लोबल एमिशंस होते हैं उसका 30% चाइना से आ रहा है. अब इफ चाइना डज नॉट रिड्यूस इट्स एमिशंस, द वर्ल्ड इज अनलाइकली टू मीट इट्स एमिशन रिडक्शन टारगेट्स. ठीक है, अगर चाइना अपने एमिशंस को कम नहीं करता तो पूरी दुनिया के जो एमिशन रिडक्शन टारगेट्स हैं वो मीट नहीं हो पाएंगे, है ना. अब आज की डेट में मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि 2030 में अगर हमें जो 1.5 डिग्री सेल्सियस की जो वैल्यू है उसको अगर ब्रीच होने से रोकना है तो हमें कितना एमिशन कम करना है. ये बात हम लोग बहुत बार कर चुके हैं. 2019 के लेवल के कंपैरिजन में 43%. ठीक है, लेकिन एस्टिमेट्स यहाँ पर ये सजेस्ट करते हैं कि जिस तरीके से काम चल रहा है उस तरीके से जो ग्लोबल एमिशंस है 2030 में वो 2019 लेवल के कंपैरिजन में सिर्फ 2% कम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकते, जबकि करने की ज़रूरत कितनी है? 43%. ठीक, अब इसके बाद आगे लिखा है कि वाई चाइना इज़ क्रूशियल. देखो, द नीड फॉर चाइनीज़ एमिशन कट्स इज़ ऑलमोस्ट नेवर डिस्कस्ड. ठीक है, कि चाइना को अपने एमिशंस कम करने हैं, इस तरीके की बातें कभी भी डिस्कस नहीं की गई हैं. लेकिन अब अपने आप में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एनालिसिस जो सजेस्ट करता है कि चाइना को अपने एमिशंस करंट लेवल के कंपैरिजन में 66% कम करने होंगे 2030 तक, और 78% कम करने होंगे 2035 तक, ताकि ये जो 1.5 डिग्री वाली बात है इसको हम लोग ब्रीच होने से अगर रोकना चाहते हैं तो चाइना को अपने जो ओवरऑल एमिशंस हैं, अपने जो करंट लेवल पर एमिशंस वो कर रहा है,
उससे 66% एमिशंस कम करने होंगे 2030 तक, और 2035 तक 78% कम करने होंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो मॉडलिंग की गई है वो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के द्वारा की गई है, जो एक इंडिपेंडेंट साइंटिफिक प्रोजेक्ट है जो मेजर करता है प्रोग्रेस टुवर्ड्स दी 1.5 डिग्री एंड 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टारगेट्स, जो कि पेरिस एग्रीमेंट में जो 2015 में अडॉप्ट किया गया उसमें मेंशन किया गया है। तो ये उसके जो मतलब इन चीज़ों की तरफ जो प्रोग्रेस हो रही है उसको मेजर करता है ये, तो उसी ने ये मॉडलिंग यहाँ पर की है। अब इस एग्रीमेंट का जो ओवरऑल या जो ओवर आर्किंग गोल है जिसको 2016 में अडॉप्ट किया गया, पेरिस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, वो यही है कि इज टू होल्ड द इंक्रीज इन द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स एंड परस्यू एफर्ट्स टू लिमिट द टेम्परेचर इंक्रीज टू 1.5 डिग्री अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। ठीक है, मतलब ये वही बात कर रहे हैं कि पेरिस एग्रीमेंट में लिखा गया है कि टेम्परेचर लेवल्स प्री इंडस्ट्रियल लेवल के मुकाबले वेल बिलो 2%, 2 डिग्री सेल्सियस और 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे करने की कोशिश करनी है। अब जो इंटरनेशनल क्लाइमेट फ्रेमवर्क है वो एक डिफरेंशियल अप्रोच फॉलो करता है, डिफरेंशियल अप्रोच अप्लाई करता है। ठीक है, जिसको बेसिकली कहा जाता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, है ना। तो इसमें वही है कि जो हायर क्लाइमेट एक्शंस हैं जैसे कि एमिशन कट्स हैं वो रिच और डेवलप्ड वर्ल्ड ज़्यादा करेंगे, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है अपने एनर्जी ट्रांजिशंस को प्लान करने के लिए। तो इसीलिए अब डेवलपिंग कंट्री चाइना है, चाइना डेवलपिंग कंट्री है, तो इसलिए चाइना इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू मेक द रिक्वायर्ड डीप एमिशन कट्स इन द 2030 और 2035 फ्रेम्स, है ना, क्योंकि चाइना डेवलपिंग कंट्री है तो उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन तो है नहीं कि उसको इतना एमिशन कम करना है, क्योंकि वो तो जो इस तरीके के ऑब्लिगेशंस है वो किसके ऊपर है, डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए चाइना के ऊपर ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तो इसलिए ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता कि चाइना बहुत ज़्यादा अपने एमिशंस कम करेगा 2030 तक या 2035 तक। इनफैक्ट चाइना के जो एमिशंस हैं वो अभी भी बढ़ रहे हैं, और पिछले साल के मुकाबले इस साल वो और 0.2% ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा ये जो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट का लेटेस्ट एस्टिमेट है वो बताता है। अब यहाँ पर आगे लिखा है, देखो, डबल एज्ड वेपन, बट पैराडॉक्सिकली the hypothetical situation in which China does manage to make these very deep emissions cut in the short term may not be in the best interest of the world। अब यहाँ पर इन्होंने एक बात तो पहले ये कही कि चाइना के एमिशंस इतने ज़्यादा हैं और अगर वर्ल्ड को अपने एमिशन टारगेट्स को मीट करना है ना, तो उसके लिए चाइना को एमिशंस कम करने होंगे, वो बात करी। अब ये उसके पैराडॉक्स में जा रहे हैं, उसके विरोधाभास में जा रहे हैं। कैसे? ये कह रहे हैं कि अगर हाइपोथेटिकली मान लिया जाए कि चाइना जो है वो अपने एमिशंस को कम कर भी लेता है तो इससे दुनिया का फ़ायदा नहीं होगा, इट विल नॉट बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कैसे? देखो, क्योंकि दिस इज़ बिकॉज आयरॉनिकली इनफ इट कैन हैव द इफेक्ट ऑफ स्लोइंग डाउन द डिप्लॉयमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। इससे क्या हो सकता है कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो डिप्लॉयमेंट है उसमें स्लो डाउन आ सकता है। ठीक है, नॉट जस्ट विद इन चाइना बट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। अब ये कैसे होगा ये पूरा आगे समझेंगे। डिस्पाइट वेरी रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी लाइक विंड और सोलर, चाइना ने पिछले साल 300 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल्स ऐड किए हैं। ठीक है, बहुत तेज़ी से उसने डिप्लॉयमेंट किया है रिन्यूएबल्स का, उसके बावजूद वो सिर्फ 300 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल्स जो है वो ऐड कर पाया है पिछले साल। और चाइना अभी भी जो है हेवीली डिपेंड करता है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, ये ध्यान रखिएगा। उसका जो प्राइमरी एनर्जी सप्लाई में रिन्यूएबल एनर्जी का जो शेयर है वो अभी भी सिंगल डिजिट में है, और कोल जो है दैट कंटिन्यूज टू जनरेट मोर देन हाफ ऑफ द कंट्रीज इलेक्ट्रिसिटी अभी भी। हालांकि वहाँ पर रिन्यूएबल्स का यूज़ हो रहा है, तेज़ी से उसने डिप्लॉयमेंट किया है, लास्ट ईयर 300 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल्स उसने ऐड किए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो उसका एनर्जी सप्लाई में रिन्यूएबल्स का जो शेयर है वो अभी भी सिंगल डिजिट में है, यानी कि 10% से कम है। और अभी भी देश की जो आधी से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर बन रही है वो किससे बन रही है? कोल से, विच इज़ फॉसिल फ्यूल। ठीक है, आई होप समझ गए बात। अब इसके बाद आगे लिखा है कि एज ऑफ नाउ अभी तक हो क्या रहा है कि रिन्यूएबल जो हैं वो सिर्फ न्यू कैपेसिटीज़ को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, वो फॉसिल फ्यूल्स की जो कैपेसिटीज़ हैं उनको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई कोल बेस्ड प्लांट है
तो उसको रिप्लेस करने के लिए रिन्यूएबल्स नहीं लाए जा रहे हैं। रिन्यूएबल्स क्या कर रहे हैं, अगर रिन्यूएबल्स आ रहे हैं या रिन्यूएबल सेटअप किया जा रहा है, रिन्यूएबल प्लांट्स, चाहे वो सोलर के हों चाहे वो विंड के हों, तो दे आर ओनली इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, वो उसको रिप्लेस करने के लिए नहीं लाए जा रहे हैं। एमिशन रिडक्शंस वुड रिक्वायर द रैपिड फेसिंग आउट ऑफ कोल एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स। और एमिशंस को अगर हमें रिड्यूस करना है तो उसके लिए कोल को, यानी कि कोयले को, और जो बाकी फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको बहुत तेज़ी से क्या करना होगा, फेज आउट करना होगा। ठीक है, इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इम्पॉर्टेंटली दूसरी बात यहाँ पर ये लिखी है कि जो मैन्युफैक्चरर हैं सोलर पैनल्स के और विंड टर्बाइंस के, जो कि यूज़ किए जाते हैं हार्वेर रिन्यूएबल एनर्जी को हार्नेस करने के लिए, लाइक सोलर और विंड, उसमें फॉसिल फ्यूल का यूज़ लिबरल तरीके से हो रहा है। मतलब वहाँ पर भी फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है। कहाँ पर? जहाँ पर सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइंस बनाई जा रही हैं वहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा है कि द ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ सोलर पैनल्स एंड विंड टर्बाइंस एज वेल एज देयर सप्लाई चेन्स आर हैवीली कंसंट्रेटेड इन चाइना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि जो सोलर पैनल्स की और विंड टर्बाइंस का जो ग्लोबल प्रोडक्शन है, ठीक है, साथ ही साथ उनकी जो सप्लाई चेन है वो चाइना में कंसंट्रेटेड है। आप देखो लिखा गया है कि सोलर पैनल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है पूरे दुनिया में, जितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें से 80% से ज़्यादा के ऊपर चाइना का कंट्रोल है। ठीक है, डोमिनेटिंग एवरी स्टेप ऑफ द प्रोसेस, यानी कि पूरी की पूरी प्रोसेस में जितने भी स्टेप्स हैं उन सब में चाइना डोमिनेट कर रहा है। एंड अबाउट 60% ऑफ द ग्लोबल विंड टर्बाइन प्रोडक्शन। तो आप ये समझिए कि पूरी दुनिया में जो ग्लोबल विंड टर्बाइन का प्रोडक्शन हो रहा है या सोलर पैनल्स का प्रोडक्शन हो रहा है उसके ऊपर चाइना का डोमिनेंस जो है वो कितना ज़्यादा है। 60% से ज़्यादा विंड टर्बाइन के केस में है और 80% से ज़्यादा जो है वो सोलर पैनल्स के केस में है। अब सप्लाईज ऑफ अदर ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज सच एज बैटरी, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलाइजर्स एंड क्रिटिकल मिनरल्स, ऑल ऑफ विच आर क्रूशियल टू इफेक्ट द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन, ये सब भी चाइना में कंसंट्रेटेड है। सिर्फ सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइंस की बात नहीं हो रही है, जो बाकी और ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे बैटरीज़ की बात हो, चाहे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स की बात हो, चाहे क्रिटिकल मिनरल्स की बात हो, इन सब का भी कंसंट्रेशन जो है वो चाइना में ही बहुत ज़्यादा है। अब अगर डीप एमिशन कट्स होते हैं इन द शॉर्ट टर्म could thus constrain the global supplies of renewable energy equipment and slow down energy transition everywhere। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर चाइना मान लो कि एमिशन कट्स करता है शॉर्ट टर्म में, जैसे बताया गया ना कि 66% एमिशन इसको कम करने की ज़रूरत है, अगर ये उतना कम करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अपने वहाँ रिन्यूएबल्स का यूज़ करेगा, ज़्यादा यूज़ करेगा, तो इससे जो रिन्यूएबल्स की ग्लोबल सप्लाई है वो इफ़ेक्ट होगी और जो पूरी दुनिया में ग्लोबल ट्रांजिशन या एनर्जी ट्रांजिशन की बात है वो स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इससे जो दुनिया का रिन्यूएबल एनर्जी का ट्रिपल करने का टारगेट है, जो लास्ट ईयर हम लोगों ने बात की थी, आई होप आपको याद है कि उसमें कहा गया था कि ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रिपल करना है 2030 तक, वो कहीं ना कहीं जो प्लान है वो जियोपार्डाइज होगा, उसके ऊपर असर पड़ेगा। ठीक है, तो दुनिया के लिए अगर हम बात करें तो ये कैच 22 सिचुएशन है। कैच 22 सिचुएशन का मतलब होता है कि इस तरीके की आप कह सकते हैं विरोधाभासी स्थितियां, है ना, या पैराडॉक्स सिचुएशन जिसमें आप एक तरीके से फंस गए हैं और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो दैट इज़ नोन एज अ कैच 22 सिचुएशन। तो इसमें यह लिखा है कि चाइना अगर अपने एमिशंस को क्विकली कम नहीं करता है तो जो ग्लोबल एमिशन टारगेट है 1.5 डिग्री के थ्रेशोल्ड को अचीव करने का, वो मिस हो जाएगा अगर चाइना अपने एमिशंस कम नहीं करता है तो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 30% ऑफ द ग्लोबल एमिशंस चाइना से हो रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा कर लेता है, अगर मान लो चाइना अपना एमिशन कम कर लेता है 66% जो इन्होंने यहाँ पर मॉडलिंग के थ्रू बताया है, अगर वो कर लेता है तो इससे क्या होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी की जो सप्लाईज हैं वो डिसरप्ट हो जाएंगी अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इससे बाकी देशों के लिए फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट करना मुश्किल हो जाएगा और वहाँ पर एमिशंस कम नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो दोनों स्थितियाँ समझ रहे हैं, जो पैराडॉक्स की बात हो रही है, जो विरोधाभासी स्थितियाँ हैं वो आप समझ रहे हैं कि अगर चाइना अपने एमिशन कम नहीं करता तो ये 1.5 डिग्री वाला टारगेट हम लोग मिस कर जाएंगे फॉर श्योर। ठीक है, लेकिन अगर चाइना अपने एमिशन को कम कर लेता है तो अगर वो अपने एमिशंस कम करेगा तो वहाँ पर होगा क्या कि वो रिन्यूएबल्स का यूज़ ज़्यादा करेगा
और अगर वो रिन्यूएबल्स का यूज़ ज़्यादा करेगा तो फिर रिन्यूएबल्स की जो ग्लोबल सप्लाई है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सारा का सारा या मोस्ट ऑफ द जो रिन्यूएबल एनर्जी के आप देख रहे हैं रिक्वायरमेंट्स, वो सारी की सारी चाइना में कंसंट्रेटेड है। चाहे आप सोलर पैनल्स की बात कर लें, चाहे आप विंड टर्बाइंस की बात कर लें, चाहे आप बाकी जो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है, चाहे आप बैटरीज की बात कर लें, चाहे आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स की बात कर लें, चाहे आप क्रिटिकल मिनरल्स की बात कर लें, एवरीथिंग इज़ कंसंट्रेटेड इन चाइना। तो उसका असर फिर बाकी देशों के ऊपर पड़ेगा, और बाकी देश जो है फिर वो अपने फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट नहीं कर पाएंगे और वो अपने एमिशंस कम नहीं कर पाएंगे। तो पता चला चाइना के तो एमिशंस कम हो गए से हाइपोथेटिकली अगर सोचा जाए तो, लेकिन बाकी देशों के नहीं हो रहे, तो फिर भी समस्या है। अब इसके बाद कई सारे देश जो हैं वो इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं कि चाइना के ऊपर जो ओवर डिपेंडेंस है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ और रिसोर्सेज रिलेटेड टू क्लीन एनर्जी को लेकर, तो कई सारे देश इस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसी को लेकर आपको याद होगा ये मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप और अभी एक और पार्टनरशिप हुई थी, वो बनाई जा रही हैं। ठीक है, अब कोविड के दौरान जो सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हुई थी, उसने भी इन वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्रेस किया था कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस को लेकर ओवर कंसंट्रेशन होता है किसी भी एक जगह पर, और अगर ऐसे मान लो सप्लाई चेन डिसरप्ट होते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसके बाद आगे लिखा है कि रिन्यूएबल एनर्जी की सप्लाई चेन्स का जो डाइवर्सिफिकेशन है, पर्टिकुलरली सोलर फोटोवोल्टाइक मैन्युफैक्चरिंग, ये अब सेंट्रल थीम है ऑफ मोस्ट डिस्कशंस ऑन एनर्जी ट्रांजिशंस। तो एनर्जी ट्रांजिशंस को लेकर जब भी डिस्कशंस होते हैं तो वहाँ पर ये बात की जाती है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी का की सप्लाई चेन्स है उसको डाइवर्सिफाई किया जाए, मतलब वो किसी एक देश में कंसंट्रेटेड ना हो, क्योंकि उससे परेशानी होती है। इट इज़ नॉट दैट अदर कंट्रीज कैन नॉट मैन्युफैक्चर दीज प्रोडक्ट्स। अब ऐसा नहीं है कि और देश इस तरीके के प्रोडक्ट्स को नहीं बना सकती है, लेकिन चाइना के साथ compete करना कॉस्ट को लेकर ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देखो यहाँ पर IEA जो है, दैट इज़ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उसका ये कहना है कि चाइना जो है वो इस तरीके के कंपोनेंट्स जो हैं सोलर PV सप्लाई चेन के जो भी कंपोनेंट्स हैं उसको बनाने के लिए सबसे कॉस्ट कम्पिटिटिव लोकेशन है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि जो चाइना में कॉस्ट है वो इंडिया से 10% कम है, अगर यूनाइटेड स्टेट्स से कंपैरिजन करें तो 20% कम है, और यूरोप से कंपेयर करें तो 35% कॉस्ट चाइना में कम लगता है। तो इसलिए चाइना जो है उसमें आप ऐसा नहीं है कि और देश नहीं बना सकते हैं, बट कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस नहीं आएगी। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि कोई चीज़ अगर महंगी बनेगी तो वो उसको जब और देशों को एक्सपोर्ट करेंगे तो वो महंगा ही होगा, है ना। एक तरफ सपोज कर लीजिए US में, अमेरिका में, एक तरफ जो है वो किसी और देश, सपोज कर ली इंडिया ने बनाया तो 10% महंगा है, तो इंडिया ने बनाया वो चीज़ अगर मान लो चाइना में इंडिया से जा रही है 110 रुपये में मिल रही है अमेरिका में, और वहीं अगर उसी तरीके की सेम चीज़ चाइना से बन के जा रही है वो 100 रुपये में मिल रही है अमेरिका में। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अमेरिका कौन सा खरीदेगा, 100 रुपये वाला, है ना। ऑब्वियस सी बात है अमेरिका या कोई भी और देश आप कह लीजिए वो 100 रुपये वाला खरीदेगा। तो इसलिए प्रॉब्लम ये है, कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस चाइना के साथ compete करना इसलिए मुश्किल है। अब इसके बाद बीजिंग की या चाइना की जो यूनिक एडवांटेज है वो भी आप देखिए। नो कंट्री हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम द इंटरनेशनल क्लाइमेट फ्रेमवर्क एज मच एज चाइना हैज़। चाइना को इस इंटरनेशनल क्लाइमेट फ्रेमवर्क से बहुत फ़ायदा भी हुआ है। चाइना हैपन टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, बट इट ऑल्सो मेड फुल यूज़ ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ दैट केम इट्स वे। इवन एट द टाइम ऑफ UNFCCC जब फाइनलाइज की जा रही थी 1990s के समय में, तो उस समय चाइना के एमिशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंसिग्निफिकेंट नहीं थे। ठीक है, उस समय की भी अगर हम बात करें तो चाइना के एमिशंस 10% के आसपास थे, जो कि अभी भी इंडिया का जितना शेयर है उससे बहुत ज़्यादा है। इंडिया का लगभग शेयर अभी 8% के आसपास है। ठीक है, लेकिन चाइना के पास हिस्टोरिकल एमिशंस नहीं थे, तो इसलिए इसको मैंडेट नहीं किया गया कि इसको अपने एमिशंस जो हैं वो कंट्रोल करने हैं या रिड्यूस करने हैं। चाइना के एमिशंस जो हैं वो लगभग तब से 4 गुना बढ़ चुके हैं, और इवन एज इट्स इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैव बिकम कंपेरेबल टू और बेटर देन मैनी डेवलप्ड कंट्रीज़। ठीक है, जबकि इसके इकोनॉमिक इंडिकेटर जो हैं वो आज की डेट में कई सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके बराबर या उनसे बेहतर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी चाइना के जो एमिशंस हैं वो बढ़ रहे हैं। हिस्टोरिकल एमिशंस में चाइना का जो शेयर है वो भी लगभग 11.5% तक ग्रो किया है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। चाइना का जो मीटियोरिक राइज है टू बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी and one of the two superpowers in the world can at least partly be attributed to the fact
that it has not had to worry about imposing tough emission standards which its competitors like US, जापान और जर्मनी had to do। ठीक है, तो चाइना का दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना और वन ऑफ द टू सुपर पावर्स बनने के पीछे इस चीज़ को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि चाइना के ऊपर किसी तरीके के एमिशन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना या इम्पोज करने का कोई दबाव नहीं था। ठीक है, जैसा उसके जो कंपटीटर्स हैं जैसे कि यूएस है, जापान है, जर्मनी है, उनको करना पड़ता। इट इज़ नॉट एज दो चाइना इज़ नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। अब ऐसा भी नहीं है कि चाइना जो है वो जो पूरी दुनिया की एक फ़ाइट है अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज उसमें चाइना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। हालांकि ये हम बात कह सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो ट्रांजिशन है उसका ये केंद्र है, उसका ये सेंटर है। ठीक है, इस साल के एंड तक it will have almost certainly achieved its target of reaching 1200 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। तो इस साल के अंत तक चाइना जो है वो 1200 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में पहुंच जाएगा और उसका जो अपना टारगेट है ट्रिपल करने का वो पूरा हो जाएगा 6 साल पहले, डेडलाइन से 6 साल पहले, क्योंकि डेडलाइन 2030 की है। पॉसिबली इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन या योगदान रहा है वो क्या है? चीप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, है ना, जिसने सोलर और विंड एनर्जी को अफोर्डेबल बनाया है। ज़्यादातर देशों में सोलर अगर हम बात करें तो आज की डेट में चीपेस्ट सोर्स ऑफ पावर है जब सन अवेलेबल होता है तब। लेकिन चाइना के जो एमिशंस हैं वो आज की डेट में अगर हम बात करें तो यूएस से लगभग 3 गुना हो चुके हैं और इट इज़ कंटिन्यूज टू रिमेन लार्जली अनकंस्ट्रेंड बाय क्लाइमेट चेंज रेगुलेशंस। ठीक है, चाइना के ऊपर किसी तरीके का कोई कंस्ट्रेंट तो है नहीं एमिशंस कम करने को लेकर। इसीलिए कोई भी एमिशन रिडक्शन अगर टारगेट्स होता है नियर टर्म में, वेदर 2030 या 2035 का, तो दैट रिमेन एक्सट्रीमली अनरियलिस्टिक एंड अनलाइकली टू बी अचीव्ड। तो इसीलिए क्योंकि चाइना के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है तो इसीलिए कोई भी जो एमिशन रिडक्शन टारगेट होता है नियर टर्म में कि 2030 तक इतना कम करना है, 2035 तक इतना कम करना है, वो रियलिस्टिक नहीं लगता और ऐसा नहीं लगता है कि उसको अचीव किया जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। तो ये अच्छा आर्टिकल था जिसमें बेसिकली चाइना के एमिशंस को लेकर बात करी और इससे कैसे जो पैराडॉक्स निकल के आ रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर चाइना अपने एमिशंस को कम करता है, नहीं करता है तो क्या होगा, और अगर कम करता है तो कैसे फिर रिन्यूएबल एनर्जी का जो डिप्लॉयमेंट है वो पूरी दुनिया में स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप बात समझ पाए। तो चलिए इस आर्टिकल को आप लोग क्लाइमेट चेंज में लेंगे एनवायरनमेंट जीएस पेपर 3 में। चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे, तो इसलिए सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं। और जाने से पहले मैं एक बार आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर आप यूपीएससी 2025 सिविल सर्विसेज 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स इज़ द फर्स्ट स्टेप जो आपको क्लियर करना होगा। तो उसके लिए आप इस तरीके की टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर एनरोल करें क्योंकि इससे आप अपनी तैयारी को जो है वो एसेस कर सकते हैं। जितनी आपकी प्रिपरेशन चल रही है उसको आप एसेस कर सकते हैं। जनरल स्टडीज़ के टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, करंट अफेयर्स के टेस्ट मिलते हैं और सी सेट के ओनली एट 849 रुपीज़, टोटल 91 टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। सिमिलरली अगर आप जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो आपको 699 में मिल जाएगी। सिर्फ जनरल स्टडीज़ की टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो 449 में, सिर्फ करंट अफेयर्स लेना चाहते हैं 16 महीने का तो 299 में, और सी सेट की टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाती है ओनली एट 249। ठीक है, तो इनमें से आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें और अगर आपने हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप ऐप के थ्रू वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और जाने से पहले मैं एक बार आप लोगों से फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं और आपको अगर किसी भी तरीके की हेल्प या मदद मिलती है, कुछ नया सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ आगे आएँ, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें क्योंकि इससे थोड़ा सा हमारी फाइनेंशियल हेल्प होगी और डेफिनेटली आप लोगों को लॉन्ग टर्म फ़ायदा ये मिलेगा कि यू विल बी एबल टू वॉच दीज सेशंस इन यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब में आपको फ्री में ये सेशंस लंबे समय तक मिल पाएंगे। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपसे जो सवाल वगैरह पूछे जाते हैं उनके जवाब आप लोग दें। आजकल कमेंट्स आप लोग बहुत कम कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट्स करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिस ना हो, और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग, अपना कंट्रीब्यूशन हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पर मिल जाते हैं। उसके लिए आपको ये जो चैनल है
करंट अफेयर्स ओकुल, ये आपको ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम में। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।